हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मिश्रा सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। बाबू, आज हम लोग देखेंगे इतिहास का एक बहुप्रतीक्षित टॉपिक। काफ़ी दिनों से इस विषय को लेकर के मांग थी कि सर अशोक पर एक वीडियो बनाइए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अशोक महान के बारे में और परीक्षा में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं अशोक से, उसको इस छोटे से वीडियो लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देर न करते हुए एकदम मुद्दे पे आते हैं। अशोक का जो टाइम पीरियड रहा है 273 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक अशोक का शासनकाल रहा है। अब अशोक का जो टोटली इतिहास है वो अभिलेखों पर आधारित है। तो सबसे पहला प्रश्न यह बन सकता है कि अशोक का इतिहास का लेखन किसके, अशोक के बारे में हमको जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है कि अशोक के इतिहास का लेखन किस पर आधारित है। तो अशोक का जो टोटली इतिहास का लेखन है यह अभिलेखों पर आधारित है। पहली बात। यहां से एक दूसरा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको ध्यान देंगे। यदि आपसे कोई पूछे कि दुनिया में सर्वप्रथम अभिलेख लिखवाने का श्रेय कहां के शासकों को जाता है, तो दुनिया में सर्वप्रथम अभिलेख लिखवाने का श्रेय ईरान के शासक डेरिसियस को ज्ञात है और इसी के आधार पर आगे चल करके दुनिया में अन्य शासकों के द्वारा अभिलेख लिखवाने की परंपरा चली है। तो अशोक का टोटली इतिहास अभिलेखों पर आधारित है। इसका अगला प्रश्न क्या बन सकता है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने खोजा था। तो आप बताएंगे 1750 ईस्वी में टी फैंथलर के द्वारा 1750 ईस्वी में टी फैंथलर के द्वारा अशोक के अभिलेखों को खोजा गया। अगला, अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसको मिली थी। तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता मिली है बाबू जेम्स प्रिंसेप को। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा। अगली क्या महत्वपूर्ण जानकारी अशोक के बारे में, यदि आपसे कोई पूछे कि अशोक नाम का उल्लेख अशोक के ज्यादातर अभिलेखों में या अशोक के अभिलेखों में उसे देवनाम प्रिय शब्द से संबोधित किया गया है। देवनाम प्रिय शब्द का बाबू शाब्दिक अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। यहां तक बात क्लियर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक नाम का उल्लेख, कहने का अभिप्राय यह है कि अशोक का जो अशोक नाम है यह हमको कहां से प्राप्त होता है। तो अशोक के अशोक नाम का उल्लेख कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, जैसे एक बाबू अभिलेख है गुर्जरा, एक अभिलेख है जिसका नाम है मास्की, एक अभिलेख है जिसका नाम है नित्तूर और एक अभिलेख है जिसका नाम है उडेगोलन। ये चार ऐसे महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जहां पर अशोक को अशोक नाम से संबोधित किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, मास्की कर्नाटक में, नेतुर आंध्र प्रदेश के और उडेगोलन कर्नाटक का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जहां पर अशोक को अशोक नाम से संबोधित किया गया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, अशोक की माता का नाम। तो अशोक की माता के नाम के लिए इतिहासकार स्मिथ की बात को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार इनकी माता का नाम बाबू सुभद्रांगी हुआ करता था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अशोक की कई पत्नियों का उल्लेख मिलता है।
तो जो कुछ अपने काम की हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं उसके बारे में बता देते हैं। अशोक की कई पत्नियां, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं, जैसे एक नाम है कारुवाकी, एक नाम है असंधिमित्रा, एक नाम है तिस्रक्षिता, एक नाम है महादेवी। इतने नाम को आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तिस्रक्षिता के बारे में कहा जाता है, यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है, ध्यान रखेंगे, बौद्ध धर्म की यह विरोधी थी। यहाँ तक बात क्लियर है। अशोक की कई संतान भी हैं, अशोक के संतानों के बारे में जान लेते हैं। अशोक की संतानों में देखेंगे तो दो बड़े फेमस नाम हैं, आप सुने होंगे। एक का नाम है महेंद्र, एक का नाम है संघमित्रा। इसके अलावा इनके कुछ और बच्चे थे। एक का नाम है बाबू कुणाल, एक का नाम है चारुमती, एक का नाम है तीवर। यहाँ तक बात क्लियर है। अशोक की ये संतानें हो गई। कक्षा 6 में आपने पढ़ा होगा, महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा गया था। बड़ी मामूली सी बात है। अगली बात को ध्यान दें, अशोक के बारे में कहा जाता है कि इसने 99 भाइयों का वध करके 99 भाइयों का वध करने के पश्चात इसने मौर्य गद्दी को प्राप्त किया था। मौर्य गद्दी प्राप्त किया था। यदि आपसे कोई पूछे इस बात की जानकारी का स्रोत क्या है, तो आप बताएंगे सिंगल अनुश्रुति। सिंगल अनुश्रुति बोले तो जो श्रीलंकन साहित्य है, श्रीलंकन साहित्य के आधार पर इस बात की हमको जानकारी प्राप्त होती है कि 99 भाइयों का वध करने के पश्चात अशोक ने मौर्य साम्राज्य की गद्दी को प्राप्त किया। इसके अलावा क्या प्रश्न बन सकता है? अशोक के बहुत सारे नाम थे, तो यहाँ से एक बात आप ध्यान रखेंगे, हेडिंग डालेंगे अशोक के अन्य नाम। तो अशोक के अन्य नाम में पहला नाम बाबू सबसे पहले अशोक, उसके बाद इसका एक नाम है देवनाम प्रिय, उसके बाद है इसका देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी। उसके बाद इसका नाम है उज्जैन करमौली, उसके बाद इसका नाम है चंड अशोका। महिलाओं से यह बार बार पूछ रहा था कि हम सुंदर दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। बहुत सारी महिलाओं ने कहा कि तुम सुंदर नहीं दिखते हो। अशोक के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ा कुरूप हुआ करता था, इसलिए बिंदुसार अपने इस पुत्र को बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं करता था, जिससे अशोक बराबर नाराज रहा। और कई महिलाओं को पूछने के पश्चात ये सभी महिलाओं को सामूहिक रूप से इकट्ठा किया और सबको एक ही साथ फूंक दिया। तब से इसका नाम चंड अशोका पड़ गया। चंड अशोका के बाद इसका एक और महत्वपूर्ण नाम है अशोक वर्धना। तो अशोक वर्धना के नाम को भी आप ध्यान रखेंगे। अशोक वर्धना स्पेशली कहाँ पर कहा गया है, तो आप बताएंगे अशोक को अशोक वर्धना पुराणों में कहा गया है, बाकी अधिकतर जगह अशोक को देव नाम प्रिय शब्द से संबोधित किया गया। इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर शहर बसाया था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अशोक ने नेपाल में ललितपत्तन नगर बसाया था, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला एक बहुत बढ़िया और सरल सा महत्वपूर्ण प्रश्न, आसान सा प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक तेजी से कहां पर प्रचार हुआ। तो उसके लिए आप बता देंगे अशोक ने बाबू अपनी इसकी पुत्री है, पुत्री का नाम है चारुमती। चारुमती को इसने भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए नेपाल, और नेपाल के राजा देवपाल से हो गया इसको प्यार और हो गया बौद्ध धर्म का प्रचार। तो बहुत तेजी से, यदि सर्वाधिक तेजी से बौद्ध धर्म का प्रचार पूछे, सर्वाधिक तेजी से बौद्ध धर्म का प्रसार, तो इसका सही जवाब होगा नेपाल। और नेपाल में ही चारुमती के द्वारा देवपत्तन नगर बसाया गया था।
इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। यहां तक बात क्लियर है। इसके अलावा अशोक ने गुप्तचर प्रणाली को मजबूत किया था। मौर्यकालीन समाज में देखेंगे, मौर्यकालीन प्रशासन में देखेंगे तो दो महत्वपूर्ण संस्थाएं रहेंगी स्पेशली गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत। एक का नाम हुआ करता था वो संस्था और दूसरे का नाम हुआ करता था संचरा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, संस्था इज इक्वल टू ऑफिशियल वर्क, ऑफिशियल वर्क को OW से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और संचरा को ऐसे आप समझ सकते हैं फील्ड वर्क। कहने का अभिप्राय यह है कि संस्था ऐसे गुप्तचरों का समूह हुआ करता था जो स्पेशली एक जगह रुक करके जासूसी का काम किया करते थे, और संचरा स्पेशली उनको कहा जाएगा जो फील्ड में रह करके समाज में एक दूसरे के साथ रह करके जासूसी का काम किया करते थे मौर्य प्रशासन में। इसके अलावा मौर्य प्रशासन के अंतर्गत यदि देखें तो दो प्रकार के महत्वपूर्ण न्यायालय भी देखने को मिलते हैं। एक को कहा गया है धर्मस्थी और दूसरे को कहा गया है कंटक शोधन। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। कंटक शोधन वर्तमान समय के फौजदारी न्यायालय की तरह काम करता था और धर्मस्थी वर्तमान समय के दीवानी न्यायालय के तौर पर काम किया करता था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अशोक के बारे में यदि और महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, डेरिसियस प्रथम को संभवतः हमने आपको बात बता दी। ईरान के शासक डेरिसियस प्रथम ने सबसे पहली बार कह लीजिए कि दुनिया में सर्वप्रथम अभिलेख लिखवाने का श्रेय दिया गया है। बिंदुसार वाली वीडियो में जब आप देखेंगे तो यह आपको समझ में आएगा कि अशोक ने किस प्रकार से गद्दी को प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र को रचा हुआ था। इसके अलावा एक कह लीजिए आजीवक संप्रदाय के मानने वाले रहे, एक आजीवक और एक बौद्ध, ये दो अनुयायी हैं। आजीवक संप्रदाय को जो मानने वाले हैं बाबू, उनका नाम है पिंगलवस, और जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं इनका नाम है तारानाथ। इन दोनों व्यक्तियों ने इस बात का अनाउंसमेंट किया था, इन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की हुई थी कि बिंदुसार का बेटा अशोक ही शासक बनेगा। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अशोक ने मोगलीपुत्र के साथ बौद्ध धर्म के महातीर्थ की यात्रा की थी। बौद्ध धर्म के महातीर्थ की यात्रा की थी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। किस क्रम में यात्रा की थी तो विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे लुम्बिनी, फिर उसके बाद गया के बाद बाबू सारनाथ के बाद कुशीनगर। अब लुम्बिनी की यात्रा की थी, हमको इस बात की जानकारी रुक्मिणदेही अभिलेख से प्राप्त होती है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और जब अशोक यहां पर पहुंचता है तो यह कर में कमी भी किया था, कर को कम कर दिया था, 1/6 से 1/8 कर दिया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा रुक्मिणदेही अभिलेख को अशोक का आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि रुक्मिणदेही अभिलेख को अशोक का आर्थिक अभिलेख कहा जाता है। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसके द्वारा दी गई थी, तो जैसे ऑप्शन आए परीक्षा में उस लिहाज से आप इस प्रश्न को बनाइएगा। यदि भारतीय साहित्य को देखें तो उपगुप्त के द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई है। श्रीलंकन साहित्य के अनुसार देखें तो निग्रोथ के द्वारा इसको, सुग्रीव का बेटा हुआ करता था निग्रोथ, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा एक नाम और मिलता है इतिहासकारों ने, कई ऐसे प्रमुख इतिहासकार हैं जिन्होंने मोगलीपुत्र तिस्स और उपगुप्त को एक ही व्यक्ति बताया है। तो जैसा ऑप्शन आएगा, यदि अभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि तीनों ऑप्शन एक साथ हैं, हमेशा जब भी ऑप्शन आएगा तो अलग अलग करके आएगा। बाकी यदि कह लीजिए कि जब कभी मेंशन करके आए कि भारतीय साहित्य के अनुसार, तो भारतीय साहित्य के अनुसार उपगुप्त सबसे सटीक जवाब बैठेगा, और श्रीलंकन साहित्य के अनुसार देखेंगे तो निग्रोध। उम्मीद करते हैं यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा यदि मौर्यकालीन समाज में देखें, मौर्यकालीन प्रशासन में देखें तो चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चांदी के सिक्कों को कारसार्पण कहा गया है। इसके अलावा
अशोक ने यदि देखें तो यह गद्दी तो प्राप्त कर लिया है 273 ईसा पूर्व में ही, लेकिन तमाम राजनीतिक संकट से यह जूझ रहा है 4 साल, इसीलिए इसका राज्याभिषेक गद्दी पाया है 273 ईसा पूर्व में। लेकिन अशोक का यदि आपसे कोई पूछे कि राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक हुआ है 269 ईसा पूर्व में, गद्दी को पाने के 4 वर्ष के पश्चात। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अशोक से जो भी बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वह हमने यहां पर आपको बताने का प्रयास किया। हम किनारे हो जाते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद फिर अशोक से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको बताने का प्रयास करते हैं। चलिए लिखेंगे बाबू, यदि आपसे कोई पूछे अशोक के प्रधानमंत्री का नाम, तो अशोक के प्रधानमंत्री का नाम हुआ करता था राधागुप्त। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अशोक के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, अशोक के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इसकी रानी का नाम है बाबू कारुवाकी। तो अशोक के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इसकी रानी कारुवाकी और इसके पुत्र तीवर का उल्लेख हुआ है, इस बात को आप ध्यान देंगे। इसीलिए इसको रानी का भी अभिलेख कहा जाता। अगला हेडिंग डालेंगे कलिंग युद्ध। आपके परीक्षा में जो कलिंग युद्ध से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा, कलिंग युद्ध का समय आप याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ है। और कलिंग युद्ध के बारे में हमको जानकारी अशोक के 13वें अभिलेख से होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कलिंग युद्ध में यदि आपसे कोई पूछे कि कलिंग का शासक कौन हुआ करता था, तो कलिंग के शासक का नाम था नंदराज। और इस कलिंग लड़ाई में जबरदस्त घमासान युद्ध हुआ और भीषण रक्तपात को देखते हुए, तो क्या लिखेंगे कि कलिंग युद्ध में भीषण रक्तपात को देखते हुए अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और इसका हृदय परिवर्तन ऐसे हुआ कि इसने युद्ध नीति को त्याग कर कौन सी नीति का अनुसरण किया? धम्म नीति का। और कलिंग युद्ध कह लीजिए बृहत स्तर पर अशोक के लिए पहली और आखिरी लड़ाई साबित होगी। धम्म नीति स्पेशली कुछ नहीं है, धम्म एक जो शब्द है, जो संस्कृत का धर्म शब्द है, उसी का यह रूपांतरण है, लेकिन यह पाली भाषा का शब्द है। तो अशोक दुनिया में अपनी विजय के लिए नहीं, बल्कि धम्म नीति के लिए प्रसिद्ध हुआ, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसी के पश्चात अशोक ने अलग अलग जगहों पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों को धार्मिक शिक्षाएं देने के लिए अलग अलग इसके द्वारा लोगों की नियुक्ति की गई। और इसी क्रम में अपने पुत्रों को, अपने पुत्रियों को अलग अलग जगहों पर भेजा और बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया। इसके अलावा अशोक से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं? यदि आपसे अशोक के अभिलेख की भाषा पूछी जाए, तो अशोक के अभिलेख की भाषा बताइएगा प्राकृत या तो अर्धमागधी। अगली बात आपसे क्या पूछी जा सकती है? यदि अशोक के अभिलेख की लिपि पूछा जाए, तो अशोक के अभिलेखों की लिपि है वो ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरेमाइक और यूनानी। तो अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनकी लिपियां ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरेमाइक, यूनानी रही है। अशोक के अभिलेख की भाषा प्राकृत। इसके अलावा अशोक के अभिलेखों को
3 श्रेणियों में हम लोग बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहला होगा शिलालेख, दूसरा होगा स्तंभ लेख और तीसरा होगा गुहालेख, मतलब गुफाओं में जो लिखे गए लेख हैं। शिलालेख मतलब जो पत्थरों पर, स्तंभ लेख मतलब जो पिलर्स पर अंकित हैं। अब इस शिलालेख को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक को कहा गया है बृहद शिलालेख। बृहद शिलालेख की बाबू संख्या 14 है। लघु शिलालेख, लघु शिलालेख पूछे तो बता देंगे 13। स्तंभ लेख को इसी तरीके से 2 भागों में बांट सकते हैं, बृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। बृहद स्तंभ लेख की संख्या पूछे तो बताइएगा 7, लघु स्तंभ लेख की संख्या पूछे तो बताइएगा 6। तो 14, 13, 27 और 13, 40। और गुहा लेख की संख्या पूछे तो गुहा लेख की संख्या बता देंगे 3। तो इस प्रकार अशोक के जो महत्वपूर्ण अभिलेख होंगे इनको इस प्रकार से कैटेगराइज करेंगे और इनकी ये संख्या होगी। इसके अतिरिक्त अशोक के कुछ अभिलेख हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कभी कभी उनसे प्रश्न बन जाता है तो उसके बारे में बता देते हैं। जैसे यदि आपसे कोई पूछे कि अशोक का जो शहबाजगढ़ी का अभिलेख है, एक अशोक का अभिलेख है जो शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है, एक अशोक का अभिलेख है जो हमको प्राप्त हुआ है मानसेहरा से, एक अशोक का अभिलेख है जो प्राप्त हुआ है मास्की से, एक अशोक का अभिलेख है प्राप्त हुआ है धौली से, एक अशोक का अभिलेख है जो प्राप्त हुआ है बाबू एररगुडी से, एक अशोक का अभिलेख है जो प्राप्त हुआ है सुपारा महाराष्ट्र से। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं ये हुए हैं बाबू पाकिस्तान से। मास्की आपको पहले ही बता दिया, धौली आपको विशेष तौर पर उड़ीसा से, एररगुडी आंध्र प्रदेश से, सुपारा महाराष्ट्र से यह अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो अशोक से बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहे वह हमने आपको इस छोटे से वीडियो लेक्चर के माध्यम से बताने और समझाने का प्रयास किया। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।